छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन में बदलाव पर जमकर सियासत हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बदले जाने को लेकर अब कांग्रेस चुटकी ले रही है। बीजेपी में बदलाव पर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। सीएम ने पुरंदेश्वरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हंटर वाली का काम तो हमने देख लिया, अब जामवाल जी आए हैं, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। सब कुछ बदल डालूंगा को लेकर ये दोनों काम कर रहे हैं। बीजेपी में सबकी टिकट कटने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह को भी घेरा। देखो, हंटर वाले की काम तो हम लोग देख लिए, अब जाम वाले आए हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गया, नेता प्रतिपक्ष भी बदल गए। मैं तो पहले ही बोला कि सबकी टिकट कटने वाली है। मैं हाउस में भी बोला था, ये सबकी टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की तो सब कुछ बदल डालूंगा। जाम हंटर वाली और जाम वाले, ये दोनों मिलके वही करने वाले हैं। सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल अपनी पार्टी की चिंता करें। बीजेपी अपने संगठन में समय समय पर तरह तरह के परिवर्तन करती है। वहीं बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि किसका टिकट कटेगा किसका नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में समय समय पर इस प्रकार की व्यवस्थाओं में दायित्व का परिवर्तन होता है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की चिंता कर रही है। भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। एक दो सवाल। निश्चित रूप से पूरे पूर्वोत्तर राज्य में बदल करके आए हैं और सब जगह कमल खिला के आए हैं। छत्तीसगढ़ भी बचने वाला नहीं है कांग्रेस की सरकार, और 2023 में यहाँ भी कमल खिलेगा। और निश्चित वो तो आज तक के जहाँ भी प्रभारी बने हैं उनका रिकॉर्ड है कि वहाँ पर कमल खिला है, सरकार बनी है। तो छत्तीसगढ़ में भी वो स्थिति बनेगी और 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। और केवल इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बने और कमल यहाँ पर खिलाना है। आने वाले चुनाव में बीजेपी में किसका टिकट कटेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी में हुए इस बदलाव से अंदर ही अंदर कांग्रेस की चिंता भी साफ दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी में हुए इस बदलाव से आने वाले चुनाव में कितना फर्क पड़ता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। सबकी कटेगी, आखिर क्यों कहा मुख्यमंत्री ने कि सबकी टिकट कटेगी? क्या मुख्यमंत्री को पहले से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेजेंट 14 विधायक हैं उनको 2023 में पार्टी टिकट नहीं देने वाली है? ये बयान आखिर आया कैसे? ये बयान की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ का प्रभार संभाला था। और अब उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष बदले, नेता प्रतिपक्ष बदले, तो बैठे बैठे कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया कि आखिर क्या सब कुछ रमन सिंह से बिना पूछे हो रहा है? डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी के बाद भी जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर बोलने के लिए बचा ही क्या है? तो सबकी कटेगी, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। आज का मुद्दा है हमारा। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक ये बयानों का दौर क्यों शुरू हुआ? क्या ओबीसी का बड़ा कार्ड खेलकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए आने वाले 2023 में एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है? क्या अरुण साव और नारायण चंदेल की जोड़ी आने वाले समय में 2023 का किला फतेह भारतीय जनता पार्टी के लिए कर पाएगी? क्योंकि अभी तक ओबीसी कार्ड खेलने के नाम से कांग्रेस जाती रही और इसमें कोई दो मत नहीं है कि ओबीसी के बड़े नेता के रूप में भूपेश बघेल का नाम सामने आया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो ओबीसी चेहरे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2023 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। टिकट किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जाने। लेकिन आज इस बयान ने निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में काफी सुर्खियां बटोरी हैं कि सबकी टिकट कटेगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है श्रीचंद सुंदरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, फिलहाल जिला अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं ईवी मुरली साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मुरली साहब, सबकी कटेगी, भारतीय जनता पार्टी में एक परिवर्तन का दौर है, लगातार परिवर्तन, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, नेता प्रतिपक्ष कुर्मी समुदाय समाज से थे, लेकिन दूसरा नेता प्रतिपक्ष भी कुर्मी समाज से लाया गया। जब उन्हीं को बदलना था तो फिर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चलिए
पार्टी के अंदरूनी मामले उन्होंने बदल दिया, लेकिन बैठे बिठाए मुख्यमंत्री को कहने का मौका मिल गया कि सबकी कटेगी। मतलब ये जो 14 चेहरे आपको दिख रहे हैं जो विधानसभा में अभी पार्टी का पक्ष रखते हैं, ये सब आने वाले समय में इनको टिकट नहीं मिलेगी। जामवाल जी के आने के बाद परिवर्तन तय है। हंटर वाली जो आती हैं उनके कारण ये सब परिवर्तन की रूपरेखा पहले ही बना दी गई थी। इस बयान के मायने क्या है मुरली साहब? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का एक बदलाव का दौर चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी में पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल में उन्होंने अपना अध्यक्ष का पद जिसको भी बदला है काफ़ी समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जो बदलाव है ये कोई नई बात नहीं है। जब भी एक सिस्टम के तहत वहाँ पे बदलाव समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जहाँ नेता प्रतिपक्ष को जो बदलने की बात है, धर्मलाल कौशिक को जो बदला गया है और अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और ओबीसी कार्ड खेलने का जो कोशिश हुआ है, उससे ये लगता है कि जो छत्तीसगढ़ है, जो ट्राइबल डोमिनेटेड जगह है, यहाँ से ट्राइबलों का एक तरफ से जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो लगभग से खत्म हो गया है। कांग्रेस भी यहाँ पे ओबीसी कार्ड का ही राजनीति कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी रोड पर आगे बढ़ रही है। यानी जो ट्राइबल स्टेट है, यहाँ पे ट्राइबलों का जो अस्तित्व है लगभग समाप्ति की ओर है। लगभग पॉलिटिकल उनका इन्फ्लुएंस ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ट्राइबल को किसी तरह का कोई पद नहीं दिया है बड़े पैमाने पर। हालांकि कांग्रेस में ट्राइबल अध्यक्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल अध्यक्ष को हटाकर ओबीसी को दिया है और जो ओबीसी का जो नेता प्रतिपक्ष था उसको पर्सन को तो बदला है, लेकिन जो ओबीसी कार्ड है वो उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी है और कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा है भूपेश बघेल जी, जो जैसा आपने कहा कि ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त देश में। तो कांग्रेस का जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का, उस चुनौती को सामना करने के लिए, उस चुनौती को भरपूर तरीके से निपटने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का एक चेंज किया है और हो सकता है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा भी मिले। घनश्याम जी, मुख्यमंत्री जी को भी से पता है कि 2023 में बीजेपी किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। श्रीचंद जी को तो नहीं पता कि श्रीचंद जी को इस बार टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता है। क्या पहले से कोई सर्वे है या पहले से कुछ ऊपर से सेटिंग चल रही कि किसको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, आप लोग को पहले से पता चल गया है? ये देखिए आदित्य जी, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हमको समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये बातें क्यों हुई। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने इन बातों को कहा है तो निश्चित ही उसमें कहीं ना कोई सार्थक पहलू यह है कि जिस प्रकार से पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि 11 की 11 लोकसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे दिए, और पिछले इन 3.5 वर्षों में मैं कह सकता हूं आदित्य जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से कोई मुद्दों को लेकर सड़क में विपक्ष की भूमिका में दिखाई नहीं दी। तो कहीं ना कहीं जो एक बातें राष्ट्रीय नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी को समझ, देखिए वैसे तो विषय ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय, इसमें हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि राजनीति है तो क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होनी है। तो 3.5 वर्षों में कहीं भी जब सड़क पर बीजेपी दिखाई नहीं पड़ी और इनके प्रभारी लगातार दौरे करते रहे। दरअसल मुख्य बिंदु यह है आदित्य जी, छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया और इनके कुशासन और भ्रष्टाचार की पहलियां ऐसी रही कि जिसका परिणाम हम 2018 में देख चुके हैं, जहां पर उन्हें 14 सीटों पर लाकर प्रदेश की जनता ने पटक दिया है। अब इन्हें यह लगता है कि चेहरे बदलने से परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है और वो इस बात को समझती है कि 15 साल राज्य का निर्माण है, अभी 20 वर्ष 21 वर्ष का, जिसमें 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर रहते हुए जनता के बीच में काम करने का अवसर है। लेकिन राज्य की जनता, राज्य के बेरोजगारी, राज्य के आदिवासी हित की बात और जो पुरखों की जो मंशा थी इस प्रदेश के निर्माण के बाद, वो सारी चीजें धूमिल हुई, जिसके परिणाम आज प्रदेश में हम आपके सामने हैं। लेकिन एक बात और ईमानदारी से कहें, छत्तीसगढ़ में चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में 36 गुट है और इस 36 गुट के पैमाने आप भी जानते हैं। अनेकों विषय बार में चर्चा में हम इन बात को कर चुके हैं। धर्मलाल कौशिक गुट अलग, रमन सिंह जी का गुट अलग, बृजमोहन अग्रवाल जी का गुट अलग, अजय चंद्राकर, प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे, तमाम लंबी फरसियत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चेहरे बदलने से कुछ अच्छा होगा तो निश्चित ही
हम सत्ता में हम ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और ये हमारी कोशिश भी है कि विपक्ष मजबूत हो, जिससे सत्ता को काम करने में, जनता के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं। एक बात बहुत अच्छा है आदित्य जी, 3.5 वर्षों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और गुमराह की राजनीति करती रही। जहां राज्य के हित की विषय पर बात होती रही, वहां भी ये विरोध में खड़े रहे, और उसी के परिणाम है कि राज्य में जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे विधानसभा के चुनाव की बात करूं, नगरीय निकाय की बात करूं या पंचायत राज के चुनाव की बात करूं, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो अगर यह भाजपा को लगता है कि अरुण साव जी के आने से या फिर नारायण चंदेल जी के आने से कुछ ऊर्जा आएगी, तो ये बता दूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब 15 साल सत्ता पर रहती है तो कार्यकर्ताओं को पूछती नहीं है, और जब हार जाते हैं तो कह देते हैं कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया। तो जो पार्टी कार्यकर्ताओं पर हार का ठिकरा फोड़े, वो कैसे नैया पार करेगी, ये भविष्य तय करेगा। कार्यकर्ताओं की पूछ परख है घनश्याम जी? निश्चित है। चलिए कोई बात नहीं। सुंदरानी जी मेरे साथ जुड़े। सुंदरानी जी, ये अचानक ऊहापोह की स्थिति है, भगदड़ जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में। अरुण साव जी अचानक प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन है अरुण साव, बिलासपुर के लोग नहीं जानते थे। चलिए अब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष कुर्मी समुदाय से धर्मलाल कौशिक जी बढ़िया काम कर रहे थे 3.5 साल, अचानक आपने उनको ही बदल दिया। नारायण चंदेल जी, दोनों का अनुभव लगभग सेम है, एक विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, दूसरे विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और दोनों ही बिलासपुर संभाग को रिप्रेजेंट करते हैं। अचानक क्यों बदलाव? बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा कि जब भी पुरेंदेश्वरी जी आती, हंटर चलाती हैं, आप लोग एक्टिव हो जाते हैं। अब तो जामवाल जी आ गए, निश्चित तौर पर उनके आने के बाद सब कुछ बदल दिया जाएगा। हो सकता है आपकी भी कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में हो। ये हो क्यों रहा है ऐसा? क्यों इतनी भगदड़ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवर्तन, नए लोगों को अवसर, पुराने लोगों का तजुर्बे का उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नेचर रहा है। और समय समय पे बदलाव भी होते हैं संगठन में, केंद्र में होते हैं, राज्य में होते हैं, जिलों में होते हैं। कुर्सी किसी की स्थायी नहीं होती। लगातार भारतीय जनता पार्टी में मैं 42 साल से काम कर रहा हूँ, और 42 साल के मेरे अनुभव में भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई परिवर्तन किया है तो इसको ध्यान में रखते हुए किया है कि हम 1.25 साल 1.5 साल बाद जनता के बीच में जाएंगे, निश्चित रूप से भूपेश बघेल सरकार को बेदखल करेंगे। अभी मैं भूपेश जी के सुन रहा था कि सबकी कटेगी, टिकट कटेगी। आजकल मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी शासन चलाने के बजाय भविष्यवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, भविष्यवाणियां करने में विश्वास करते हैं। अरे अपनी पार्टी की धुल नहीं रही है, आप दूसरे के पार्टी में दखल दे रहे हो। किसकी कटेगी, किसकी बचेगी, ये क्या भूपेश बघेल जी तय करेंगे या भूपेश बघेल जी से पूछ के तय करेंगे? जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी में, आज धर्मलाल जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता थे, आज वो नहीं है तो क्या वो पार्टी का काम नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादा काम करेंगे, उस क्षेत्र में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। प्रदेश की जिम्मेदारी है, प्रदेश के वो नेता हैं, काम कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी संगठन जो आदेश देता है वैसा काम करते हैं। क्यों नहीं उस मन से काम नहीं किया था सुंदरानी जी? क्या उनके 3.5 साल के नेता प्रतिपक्ष कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं थे? बिल्कुल हम संतुष्ट है, आज भी संतुष्ट है, आगे भी संतुष्ट रहेंगे। धर्मलाल जी हमारे नेता हैं, निश्चित रूप से धर्मलाल जी ने काम किया। नारायण चंदेल जी भी ऊर्जावान नेता हैं, अरुण साव जी भी अगर युवा हमारे नेतृत्व हैं तो निश्चित रूप से एक पार्टी को ऊर्जा मिलती है। बदलाव सुंदरानी जी, एक बड़ा सवाल मुख्यमंत्री, और जब बदलाव नहीं होता तो आप वही बात कहते हैं कि वही चेहरे दिख रहे हैं, वही चेहरे दिख रहे हैं। अगर आज बदलाव दिख रहा तो आप बदलाव पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के काफी समय से अगर वो चेहरे थे तो आप उस चेहरों पे आवाज उठाते थे। मेरा सवाल ये है कि क्या नारायण चंदेल से वरिष्ठ कोई नेता नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, ज्यादा एक्सपीरियंस कोई? अजय चंद्राकर में क्या बुराई थी? बृजमोहन अग्रवाल में क्या बुराई थी? किसी में कोई बुराई नहीं है। क्या नेता प्रतिपक्ष तो एक ही व्यक्ति बनेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरे समकक्ष बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष तो एक ही बनता है, या प्रदेश का अध्यक्ष तो एक ही बनता है। समकक्ष नेता बहुत होते हैं, बड़ी श्रृंखला है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के तपे हुए लोगों की पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता की पार्टी है, ये लाखों कार्यकर्ता हैं हमारे पास।
35-40 लाख कार्यकर्ता हमारे अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से विचलित हो गई है आदित्य जी, उससे लगता है कि इनकी जमीन खिसक रही, मदमस्त हाथी पे सवार होकर काम कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे नहीं उतरी। अभी पिछले दिनों 2 आंदोलन की मैं चर्चा करूंगा, एक विधानसभा घेराव का जो रायपुर शहर भारतीय जनता पार्टी ने किया, और एक कांग्रेस पार्टी ने राजभवन घेरने का काम किया। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया, हमारा जिले का कार्यक्रम था, पूरे प्रदेश की संख्या इनकी आधी थी, हमारी एक जिले की संख्या इनसे दुगनी थी। ठीक, मुरली साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा कंसंट्रेशन एक तो ओबीसी वर्ग को दे दिया गया। दूसरी बड़ी बात, बिलासपुर संभाग, ये वही बिलासपुर संभाग है जिसने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी थी, शायद इसीलिए 15 सीटें आ पाई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कहीं ये तो नहीं दिख रहा है कि बाकी असंतोष, क्योंकि रायपुर से कोई आदमी नहीं दिखा आपके पास बस्तर से अब कोई नहीं है, आपके पास सरगुजा से कोई नहीं है, पूरा कंसंट्रेशन बिलासपुर संभाग, प्रदेश अध्यक्ष भी बिलासपुर संभाग से, नेता प्रतिपक्ष भी बिलासपुर संभाग से, नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी, प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी। तो ये सामंजस्य लग रहा है, ये जो नया जो चेहरे दोनों दिए गए। मुरली साहब, आदित्य जी, जहां तक नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात है बिलासपुर संभाग से, मुझे लगता है कि जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त, क्योंकि एक तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए 14 ही मेंबर है, उन्हीं में से उनको चुनना था। सीनियर भी बहुत लोग थे, लेकिन सीनियरिटी अलग बात है, लेकिन एक ऊर्जावान नेता के रूप में, और शायद उनके जो परफॉर्मेंस रहा है नारायण चंदेल जी का असेंबली के अंदर, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा होगा कि ये कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए हाउस के अंदर और बाहर एक सक्षम व्यक्ति है, शायद इसलिए उनका नाम आगे किया होगा। बृजमोहन अग्रवाल की बात है, जहां तक चंद्राकर जी की बात है, ये दोनों ही बहुत ही सक्षम, वरिष्ठ और बहुत ही एग्रेसिव लीडर्स है दोनों ही। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि एक यंग उभरते हुए लीडर को सामने लाने की जरूरत उनको महसूस हुई होगी, और सबसे बड़ी बात है एक ओबीसी कार्ड खेलने का भी जरूरत थी उनको, इसलिए शायद नारायण चंदेल को सामने लाया है। और इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ट्राइबल लीडर को भी देने की सोचते तो भी बेहतर होता, लेकिन उस तरह का कोई चेहरा शायद ऑप्शन नहीं था ननकी राम कंवर के सिवा, इसलिए शायद उन्होंने ओबीसी चेहरे को आगे लाया है। मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन आने वाले समय में ये किस तरह से परफॉर्म करता है, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से एक लीडरशिप देती है, क्योंकि ये चुनावी साल है, एक लीडरशिप, महत्ता लीडरशिप देने की जरूरत है। पुराने जो लोग हैं, जो पुराने चेहरे हैं, शायद उनसे पब्लिक उब चुकी होगी, शायद ये समझकर, क्योंकि शुरू से ये कह रहा है कि लीडरशिप, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ये कह रहे हैं कि नए चेहरे देंगे, शायद मुख्यमंत्री भी शायद इसी बात को सामने रखते हुए ये कहा कि सबके चेहरे सब कटेंगे। मोदी साहब, इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं घनश्याम जी के पास चलूंगा। ये तो बात आपने की, लेकिन ये बात भी तय है कि जो बड़े चेहरे थे जिनको नेग्लेक्ट किया गया, क्या इसीलिए ये बात उठ रही है बार बार कि सबकी कटेगी? जब आपने प्रेजेंट अब 1.5 साल बचा है, उसमें अहमियत नहीं मिली, तो मतलब बेहद साफ है कि आने वाले समय में इससे बड़े परिवर्तन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय। मुझे नहीं लगता है कि अहमियत नहीं दिया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब से भी बात हुई होगी, वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनसे भी बात हुई होगी, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व में रहे उनसे भी बात हुई होगी, सबकी सहमति से, कोऑर्डिनेशन के साथ, समन्वय के साथ ही निर्णय लिया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चरित्र है मुझे लगता है। इसलिए मुझे ये नहीं कहूंगा कि एक वन साइडेड डिसीजन ले लिया गया है या थोप दिया गया है किसी तरह का कोई डिसीजन, ऐसा मुझे नहीं लगता। घनश्याम जी, ओबीसी के एक बड़े नेता, सर्वमान्य नेता अभी तक माने जा रहे थे भूपेश बघेल, और कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही थी कि एक ओबीसी का बड़ा दांव 2018 में भी पार्टी ने खेला, पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद मुख्यमंत्री। अब तो 2 ओबीसी नेता हैं आपके सामने भाई, अब तो कंपटीशन बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी में। एक साहू समाज जो कांग्रेस में कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होता रहा, ये भारतीय जनता पार्टी कहना था, उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कुर्मी समुदाय से पहले नेता प्रतिपक्ष थे, अब नारायण चंदेल। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन ना बन जाए 2023 में कांग्रेस को भारी पड़ जाए? घनश्याम जी, देखिए आदित्य जी, जहां तक जाति समीकरण के विषय पर चर्चा हो रही है, मुरली जी जिन बातों को कह रहे हैं, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर उस जाति वर्ग के लोगों को अवसर दिया है, जहां तक हम देख। लेकिन कभी भी आप देख लीजिए, चाहे आदिवासी वर्ग की बात करें, बस्तर के क्षेत्र से भी प्रदेश अध्यक्ष हुए, नेता प्रतिपक्ष हुए और तमाम चीजें भी हुई,
लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो अपने जाति के साथ कुछ अच्छा कर पाए या उनके विशेषता के लिए उन वर्गों में कभी वो फिट हो पाए। आज इन बातों को इसलिए किया जा सकता है क्योंकि एक ओबीसी वर्ग से अध्यक्ष बनाया गया है या नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो ये तालमेल मुझे कहीं समझ में नहीं आता। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है, जो प्रश्न आप कर रहे हैं, कांग्रेस हमेशा हर वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात करती है, और आज जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 3.5 वर्षों में सरकार काम कर रही है, पूरे तालमेल के साथ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे पुरेंद्रेश्वरी जी के बयान हो, चाहे जामवाल जी के बयान हो, आज 15 साल सत्ताधारी दल के पास एक चेहरा नहीं है प्रदेश में चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में। आप इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? बदलने चेहरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जो 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार है, जिनकी बातें मैं पहले भी कह रहा था, उसको जनता भूली नहीं है। और सुंदरानी जी बड़े भाई हैं, वो कह रहे थे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की परिस्थितियां बनी रहती है। हाँ, हमें याद है, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, आज अडवाणी जी मार्गदर्शन कमेटी में, तो निश्चित ही भूपेश बघेल जी शायद यही चाह रहे हो कि सोच रहे हो कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में मार्गदर्शन कमेटी में जाएं। ये इशारा उसी ओर होगा, और स्वयं सुंदरानी जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बदलाव हमारे यहाँ होता रहता है। बात तो ये होती है कि राजनीति में एक विश्वास पैदा करना, एक जनता के बीच पैंठ पैदा करना, जो पैंठ और विश्वास भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होने वाला। सुंदरानी जी, अजय चंद्राकर को नेग्लेक्ट किया गया, बृजमोहन जी को किया गया। आप खुद सोचिए, जिस पद पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हुआ करते थे, अब वो केवल विधायक रह जाएंगे। भले आपने उनको प्रस्तावक बना दिया कि वो प्रस्ताव लेकर आए कि नारायण चंदेल को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन क्या दिल से जुड़ पाएंगे पार्टी के साथ? क्या उनको ये टीस नहीं लगेगी मैंने कैसा काम कौन सा बुरा कर दिया जो पार्टी ने मुझे अचानक बीच में, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, बीच में आपने उनको हटा दिया? आदित्य जी, जब 2018 का चुनाव हुआ, टी.एस. सिंहदेव बाबा, ताम्रध्वज साहू, स्वयं भूपेश बघेल जी, चाहे रविंद्र चौबे जी हो, धनेन्द्र साहू जी हो, सत्यनारायण शर्मा जी हो, कितने लोग आस लगाए बैठे थे। नेता तो एक ही बनता है ना। इस प्रकार अगर हमारे यहाँ लंबी श्रृंखला है अनुभवी लोगों की, तो नेता का चयन तो एक ही का होगा ना, ये कोई अलग बात नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, भूपेश बघेल उस पर बहस क्यों नहीं करना चाहते? टी.एस. सिंहदेव बाबा पे बहस कर ले, जो टी.एस. सिंहदेव बाबा आरोप लगा रहे उन पे बहस कर ले। आज ताम्रध्वज साहू जी कहीं दिखते नहीं है, खोजना पड़ता है। गृह मंत्री हैं प्रदेश के, लेकिन बिगड़ती कानून व्यवस्था पे गृह मंत्री की कोई भूमिका नहीं है, टी.एस. सिंहदेव बाबा की कोई भूमिका नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे कीचड़ उछालने के बजाय अपने पार्टी के गिरेबान में झांक के तो देखें क्या स्थिति है। ये मदमस्त हाथी पे सवार है। इनको लगता कोई उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, नगरीय निकाय कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ठीक है, आप सत्ता में हैं, आप कुछ भी मैनिपुलेशन से चुनाव जीत सकते हैं और जीत रहे हैं। आपने सीधे महापौर के चुनाव को रद्द करके पार्षदों के भी, अगर दम था तो सीधा महापौर का चुनाव कराते, पता चल जाता दाल आटे का भाव। नहीं कराया इन्होंने। ये लोग प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करते हैं। आज क्या स्थिति है प्रदेश की? 10 सेकंड का रिप्लाई जी। प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सीधे महापौर के चुनाव होते रहे हैं, और राजधानी है रायपुर। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को हरकार कर कांग्रेस के महापौर बैठे हैं। आप इस चुनाव की प्रणाली को अपने हार के टिकरे से बचने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल। तो देखिए, 2023 का चुनाव अभी 1.25 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से परिवर्तन दिख रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी फाइट की स्थिति में फिलहाल छत्तीसगढ़ में आ रही है। और एक ओबीसी जो एक बड़ा फैक्टर माना जाता रहा है अभी तक, 2018 से लेकर अभी तक 2022 तक में, कि 52% ओबीसी की आबादी है, तो कहीं ना कहीं इस ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश और 2023 के चुनाव के लिए तैयारी और जुटना, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। लोगों का भी ये कहना है और आम कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हो रहे हैं, अब बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। हालांकि ये वक्त बताएगा 2023 का कि इस बदलाव ने 2023 में आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या दिया। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।